बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज का ये बार वोकेशनल कोर्स के सेशन का 7वां सेशन स्टार्ट होने जा रहा है और ये पंजाब बार कौंसिल की वसातत से इंतहाई आसन इक़दाम है कि हमारे नए आने वाले वकाला साहबान के लिए सीखने का मौका मिल रहा है और हमारे जो सीनियर मेंबरान हैं उनके साथ तारुफ और शनासाई होती जा रही है। तो इसके साथ मैं जनाब सदर मोहतरम नहायत मशकूर हूँ इनका कि रोज़ाना की बुनियाद पर सेशन की सदारत फरमा रहे हैं। उनके साथ सेक्रेटरी साहब, वो भी हमें नहायत कीमती वक्त दे रहे हैं। तो आज का जो सेशन है इसमें हमारे 2 लेक्चर हैं। इब्तदाइया लेक्चर हमारे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ बार मेंबर राना रियाज एडवोकेट साहब, उनका मौज़ूए सुखन है एन ओवरव्यू ऑन फैमिली लॉज। वो फैमिली लॉज के बारे में हमें आगाह फरमाएंगे। तो बिला तख़ीर मैं लेक्चर के लिए दावत देने जा रहा हूँ आपकी भरपूर क्लैपिंग में जनाब राना रियाज एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम माय जूनियर्स एंड सीनियर लाइट्स। आज मुझे जिस टॉपिक पे लेक्चर देने डिलीवर करने का मौका मिला है वो है फैमिली लॉस। सारे जो है ना दोस्त वगैरह शुरू में नए वकला को 491 बाई ए बाई बी ओ ये फैमिली लॉस के जो केसेस हैं यही मिलते हैं स्टार्टिंग में। मैं रूटीन से थोड़ी सी हट के बातें करूँगा फैमिली लॉस पे, जिसके बारे में थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है और बेसिक जो कंसेप्ट है ना, मेरा मकसद होगा कि वो अपने दोस्तों को डिलीवर करना। और जो कंसेप्ट है, जो विजडम है फैमिली लॉ की, वो मैं कोशिश करूँगा शॉर्टली 15-20 मिनट में कि मैं बड़े आसान तरीके से अपने दोस्तों को जो है वो डिलीवर कर सकूँ। सबसे पहले जब भी आपने फैमिली कोर्ट में कोई दावा दायर करना है, इंस्टीट्यूशन करना है, उसको रिलेट करता है सेक्शन 7 फैमिली लॉ का। उसमें कहीं भी ये ऐसा डिफाइन नहीं किया गया सेक्शन 7 में कि डिस्क्रिप्शन क्या होगी, पार्टी क्या होगी, उसके बारे में मुद्दा का एड्रेस क्या होगा, प्रिसाइज क्या होगा। जब भी आपने सेक्शन 7 को पढ़ना है उसके साथ रेड विद रूल जो है ना वो आपने 4 पढ़ना है, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1965 का। ये दोनों को आप इकट्ठा पढ़ेंगे तो फिर आप पूरे सेक्शन 7 और दावा दायरी जो है 65 का रूल्स जो है, ठीक है, अकार्ड तो एक्ट है ना वेस्ट पाकिस्तान फैमिली, रूल्स जो है 1965 के, वो जो रूल्स है उसमें सारा बयान किया गया है कि दावे में क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या नहीं होगा। जैसे सिविल सूट में करते हैं किस किस को पार्टी बनाना है। सेक्शन 7 और रेड सेक्शन जो है ना फैमिली रूल्स का वो है 4 में उन्होंने साथ में वही बोलूंगा। 4 में उन्होंने लिखा हुआ है कि अप्लेंट अंडर सब सेक्शन 1 shall be in writing, signed and verified by plaintiff. It shall be presented to the court having jurisdiction. इसमें साथ लिखा हुआ नेम ऑफ द कोर्ट, नेम ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस, प्लेंटिफ नेम, डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट। ये सारी डिटेल उन्होंने लिखी हुई है। अगर आप अकेला सेक्शन 7 पढ़ेंगे ना तो वो कवर नहीं करता। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 7 के बाद जब हम दावा दायर करते हैं। दावा दायर करने के बाद जो है ना
सेक्शन 8 रिलेट करता है इसको इंटीमेट करना, मुद्दा लय को अतला देनी जिसे हम कहते हैं पंजाबी में, उर्दू में, उसको इंटीमेट करना है, तो वो सेक्शन 8 डील करता है। और इसके साथ जो लेटेस्ट अमेंडमेंट 2015 में हुई है फैमिली लॉज में, पहले अमेंडमेंट नहीं थी, पहले था 30 दिन का टाइम। अब जो 2015 में अमेंडमेंट हुई है फैमिली लॉज में, उसमें उन्होंने कहा है कि जितने डिफेंडेंट है उसकी उतनी डुप्लीकेट कापीज, और फैमिली लॉज में स्पेशली जब आपने दावा दायर करना है उसके साथ लिस्ट ऑफ विटनेस जितने भी आपने गुजारने हैं वो साथ अनेक्स्ट करने हैं। लफ्ज शेल अमेंड किया गया, पहले लफ्ज था 2015 से पहले मे और शेल में फर्क है कि डिस्क्रिप्शन होती है, शेल का मतलब है कि लाजमी 2 विटनेस जो है गवाह आपने गुजारने हैं वो उसके साथ प्रिंट के साथ आपने लगाने हैं। उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पोजेशन में है जिसपे आपने वो साथ लगाने हैं, जो आपके पोजेशन पे नहीं है उस पर भी निसार करना है कि ये मेरे लिए मैं पेश करूंगा, ये चीजें साथ लगानी है। और मेन चीज यंग वकला के लिए जब आपने सम्मन नोटिस भेजने हैं वो प्लेन के विद इन 3 डेज, हम जो कहते हैं कि 15 दिन की तारीख पड़ी है, 2 दिन बाद 5 दिन बाद, कानून में लिखा है कि 3 दिन के अंदर भेज दें। उसके साथ आपने जो लिस्ट लगाई है गवाह की वो भी साथ जानी है, जो डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं वो भी साथ जाने हैं। ये कानून की मंशा है, ये लाजमी है, जो कि हम नहीं करते, प्रैक्टिस में नहीं है। बेसिक कंसेप्ट जो ये कानून की मंशा 2015 में हुआ ये है। अब उसके बाद सेक्शन 8 इसको डील करता है कि उसको इंटीमेट करना है, कैसे करना है, वो एक्नॉलेजमेंट के जरिए, सर्विस कोरियर के जरिए, मॉडर्न डिवाइस के जरिए भी। अब लेटेस्ट अमेंडमेंट में, पहले ये नहीं था, पहले मॉडर्न डिवाइस का कंसेप्ट नहीं था। अब जो अमेंडमेंट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि मॉडर्न डिवाइस के जरिए भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कोई ब्रोने मुल्क है तो उसके लिए भी आप जो है वीडियो लिंक भी कर सकते हैं, मतलब अखबार इश्तहार किया है, इंग्लिश अखबार तो हम करते हैं ना। इसके साथ ऑडियो के जरिए, मैसेज के जरिए भी आप उसे कन्वे कर सकते हैं कि आपके खिलाफ ये शिकायत है, ये आपके खिलाफ ये केस है, इसका आपने आके जवाब देना है। इसको डील करता है सेक्शन 8 मुद्दालय की तलबी के लिए। जब मुद्दालय पेश हो जाता है फर्स्ट अपीयरेंस पे, उसके बाद आ जाता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 जो है वो आता है रिटन स्टेटमेंट को डील करता है। सेक्शन 7 हो गया दावा दायर करने के दायरे का, विद रेड रूल 4 1965 की। ये दोनों को पढ़ेंगे यंग वकला तो कंसेप्ट क्लियर होगा। 1964 में कहीं भी लिखा कि क्या क्या चीजें दावे में होगी। उसके बाद सेक्शन 8 आ गया, इंटीमेट करना मुद्दालय को, प्रोसेस सर्वर कोरियर जिस तरह भी करनी है वो सारा लिखा हुआ है इनमें, मैं शॉर्टली बताऊंगा। 9 में आकर रिटन स्टेटमेंट, ये बड़ा अहम है। जब आपने रिटन स्टेटमेंट फाइल किया फर्स्ट डे पे 15 दिन की डेट पढ़नी है। अगर मुद्दाला कहता है कि मैं अभी प्रीपेयर नहीं हूं, मैंने काउंसिल करना है, मैंने वकील एंगेज करना है, तो 15 दिन से पहले 1 माह की डेट पड़ती थी। 2015 के बाद उन्होंने इसमें इंसर्शन की है, ऐड की है 9A में, तो उन्होंने कहा कि 15 दिन से ज्यादा डेट नहीं पड़ेगी। तो जो है अलाउ द डिफेंडेंट टू सबमिट द रिटन स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑन द नेक्स्ट डेट विच शैल एक्सीड 15 डेज फ्रॉम द डेट। ये लफ्ज शैल इस्तेमाल किया, पहले में था। उसके बाद 1A जो है ये भी ऐड किया, ये बड़ा अहम है। अ डिफेंडेंट हस्बैंड में वेयर नो अर्ली सूट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट्स इज पेंडिंग claim for degree of restoration of conjugal rights in his written statement to a suit for dissolution of marriage or maintenance which shall be deemed. इसका कंसेप्ट डी है 9(1)A फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स। अगर किसी बीवी ने अपने खामन के साथ के पास के खिलाफ दावा किया है डेजुलेशन का, खर्चे नाल नुस्खे का, कोई भी दावा किया है, हक महर का किया है, तो अगर खामद दावा करना चाहता है उसको आबाद करने का, तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है। पहले ये था कि वो अलहदा दावा करते थे कि मैं इससे बात करना चाहता हूं। अब जो 9(1)A में उन्होंने अमेंडमेंट की है, 1 इंसर्शन किया है, उन्होंने कहा नहीं इसकी जरूरत नहीं है। उसी दावे की जो औरत ने की है अपने खामन के खिलाफ, उसी में जो आप दावे में एक जिम्मा लिख देना है कि मैं इसको जो है ना बात भी करना चाहता हूँ। वो आपकी जस्ट लाइक प्लेंट सफर होगी कि जैसे आपने अलहदा दावा किया वो प्लेंट के तौर पर ही कंसिडर होगा। इसी की तरह दूसरा बीवी को भी मिला है राइट 1A 1B में। तो अगर एक हस्बैंड दावा करता है कि मैं इसको बात करना चाहता हूँ अपनी बेगम को, ये मेरे घर आबाद नहीं हुई, इतने अरसे से जो है ना गैर आबाद है, तो बीवी जो है उसके उस दावे में हुकूक ज़ानिशन हुई जिसे हम कहते हैं आम जबान में वकला की, उसमें ये औरत है वो उसी में अपना क्लेम कर सकती है। क्या क्या क्लेम कर सकती है? नहीं मतलब तनसीख निकाह का भी कर सकती है, खुला का भी कर सकती है,
उसके बाद डॉवर का भी कर सकती है, मेंटेनेंस का भी कर सकती है, डॉवर आर्टिकल का भी कर सकती है। उसको भी सेपरेट शूट करने की जरूरत नहीं है। ये दो अमेंडमेंट आई है, 91A और 91B। 1 डे कंसेप्ट आ गया उसका हस्बैंड का, अगर वो हस्बैंड ने दावा किया है तो औरत सारी कर सकती है। अगर औरत ने किया है तो हस्बैंड उसी दावे में वो अपना क्लेम करेगा, वो जस्ट लाइक प्लेन तस्वर होगी। उसके बाद इसके जब वो पेश होगा, दावा आ गया, जवाब दावा आ गया, हर चीज आ गई, उसके बाद आता है सेक्शन 5 जो है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नो का ही रिटन स्टेटमेंट का। अगर तो वो पेश हुआ है, पेश होने के बाद डिफेंडर जो है मुद्दाला है, वो जवाब दावा विद इन 15 डेज अपना फाइल सबमिट नहीं करता कोर्ट में, तो कोर्ट क्या करेगी, या वो मुद्दाला पेश ही नहीं हुआ, उसकी तलबी भी हुई, हर तरह की कोरियर भी कर ली, इलेक्ट्रॉनिक ये भी कर ली, वो पेश नहीं हो रहा, तो इसको जो डील करता है ना सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 है, वो डील करेगा प्रोसीड एक्स पार्ट। अब इसी के साथ में आपको जो है ना बता देता हूँ कि जब एक्स पार्टी कोर्ट ने कर दिया तो सब सेक्शन 6 में जो है ना उसको क्या है कि इसकी एप्लीकेशन दे सकते हैं आप विद इन 13 डेज, तो 30 दिन के अंदर अंदर जनाब वो आप एप्लीकेशन दे दें कि जनाब साहब ये मुझे इत्तला नहीं हुई, उसकी लफ्ज़ लिखा है सफिशिएंट काज देनी के पेड है मुद्दा को कि मैं इस वजह से पेश नहीं हो सका। उसके बाद एक कंसेप्ट मैं आपको बता दूं कि फैमिली में अगर मुद्दा पेश नहीं हुआ, एक्स पार्ट भी होगी, उसने अपना वकालतनामा भी दिया, वकालतनामा देने के बाद उसने जवाब दावा नहीं दिया, और जवाब दावा देने के बाद जब कोर्ट ने टाइम फिक्स किया था, फाइल नहीं किया, तो उसका जो राइट है बना वो स्टैंड स्टॉक ऑफ हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज फैमिली लॉ में हमें अच्छी मिली है मुद्दा को कि अगर उसका राइट स्टॉक ऑफ भी हो जाता है फिर वो जिरा करने का हक रखता है, अपने डॉक्यूमेंट्स भी दे सकता है, वो जिरा भी कर सकता है। ये एक नई चीज इसमें है। उसके बाद जो दावा आ गया, अब कोर्ट डेट फिक्स करेगी प्री ट्रायल प्रोसीडिंग। प्री ट्रायल प्रोसीडिंग भी होता है कि जो भी फैमिली डिस्प्यूट है उसको रिकंसिलेशन करना, उनको मसालत जिसे हम आम कहते हैं ना, मसालत की डेट पड़ेगी, सब को पता है। रिकंसिलेशन की जो डेट पड़ेगी वो सेक्शन 10 की अंडर आता है। अगर उसमें कंप्रोमाइज हो जाता है तो आगे फर्दर जो है ना इशू लगाने की किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये अमेंडमेंट में उन्होंने बता दिया। क्वेश्चन बाद में कर लें, 2 मिनट में अगर वाइंड अप कर लूँ 2-3 मिनट में क्वेश्चन एंड पे कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 11। जब मुसालत नाकाम हो गई, डेट पड़ी मुसालत के लिए मियां बीवी को नाकाम हो गई कि मैं इसके साथ बात नहीं होना चाहती, तो आगे डेट पड़ी की रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस जो डील करता है सेक्शन 11। इसमें जो है पंजाब अमेंडमेंट हुई है 2015 में, इन्होंने दिया कि थ्रू ऑडियो वीडियो द फैमिली को शैल रिकॉर्ड सबस्टांस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस में रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ थ्रू ऑडियो और वीडियो। ये 15 में पहले ये नहीं था, इसमें भी अब जो है ना रिकॉर्डिंग का गवाह कोई बाहर है, कोई मुद्दा बाहर है, तो आप क्रॉस कर दें वीडियो लिंक के जरिए। उसके बाद सेक्शन 11 का जो है ना प्रोवाइजो, वो एक अहम बात करता है 11 का, जो डील करता है एविडेंस को। के बाद क्या होता है कि बीवी जो है दावे में फ्रीविलियस स्कैंडलस इनडिसेंट क्वेश्चन जो है ना या प्लेट में लिख देते हैं, या जवाब दावे में कोई खावंद अपनी बीवी में कंजुगल राइट में कोई ऐसी चीज लिखता है, वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, वो कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देगी, उसमें ना एविडेंस आ सकती है ना उसके बारे में क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। उसको डील करता है सेक्शन 11 का प्रोवाइजो है 2, तो कोई भी स्कैंडलस क्वेश्चन है, कोई भी फ्रीवियस है, वो कोर्ट आज खुद स्ट्राइक डाउन कर देगी, उसकी जांच नहीं होगी। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रोविजन जो है, वो आती है इसका ही सब सेक्शन 4 रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का, कि प्रोवाइजो है कि इफ द कोर्ट डीम इट मे परमिट एविडेंस ऑफ एनी विटनेस टू बी गिवन बाय मींस ऑफ एनी एफिडेविट। ये जो हम एफिडेविट देते हैं ये इसी में मेंशन है, कानून से बाहर कोई भी जज नहीं जा सकता, और जिस वकील की बुक के साथ दोस्ती है ना उसको किसी भी जज के सामने पेश होने में कोई कदगन कोई हेजिटेशन नहीं होगी। अगर हम पढ़ के नहीं जाएंगे
तो फिर हम हेजिटेशन करेंगे, हम जवाब नहीं दे सकें। कानून में हर चीज का जो है ना जवाब लिखा हुआ है कि क्या क्या है, तो फिर इंसान जो है ना वो अच्छा अपना केस प्रेजेंट करता है। इसके बाद जब एविडेंस रिकॉर्ड हो गई सेक्शन 11 के तहत, उसके बाद आ जाता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 को जो हेड है वो करता है कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। यंग वकला के लिए इसमें भी एक 2015 में सब सेक्शन 2 में एक नई चीज ऐड की है। जब कंक्लूजन ऑफ ट्रायल एविडेंस क्लोज होने के बाद सेक्शन 11 के साथ एविडेंस आई, एविडेंस के बाद अदालत ने डेट डाल ली कंक्लूजन ऑफ ट्रायल फैसले के लिए। उसमें जज की जिम्मेदारी लिख दी है 12(2) में कि उस वक्त भी वो जो है ना रिकंसिलिएशन कंप्रोमाइज कराएगा। कोड बॉन्ड है, लफ्ज शैल इस्तेमाल हुआ है। क्या जैसे सेक्शन 10 हमने पहले पढ़ा है कि रिटन स्टेटमेंट आ गई, रिटन स्टेटमेंट के बाद कोर्ट ने डेट डाली है मसालत के लिए, सेक्शन 10 अभी हमने पढ़ा है। इसी के बाद जब एविडेंस बंद हो गई, फैसले से पहले सेक्शन 12 कहते हैं पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग। पोस्ट ट्रायल का मतलब है कानून ने उन्होंने कहा कि अगर जज ने शहादत ले ली है, कलम बंद कर लिया, फैसले से पहले एक अदर ट्राई करनी है रिकंसिलिएशन की, जो कि हम फादर दोस्त कुछ नए वकला के लिए या सीनियर के लिए नहीं करते। ये जरूरी है कि फैसले देने से पहले भी जज जो है दोबारा कोशिश करेगा कि फैमिली जो डिस्प्यूट है ये दोबारा रिकंसिलिएशन हो जाए। ये था सेक्शन 12। इसके बाद सेक्शन आता है 12A। 12A कहता है कि ये जो फैमिली डिस्प्यूट जो भी है, दावे जो भी किसी किस्म का सूट है, ये 6 मंथ में इसका फैसला होना है। लफ्ज शैल इस्तेमाल हुआ है 6 माह के अंदर, जबकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने तो देखा 11 साल की प्रैक्टिस में कि 6 माह में कोई भी फैसला नहीं होता। इसके आगे प्रोवाइजो बड़ी अहम है सेक्शन 12A। अगर 6 माह के अंदर फैसला फैमिली कोर्ट ने नहीं किया तो लफ्ज लिखा आइदर पार्टी, आइदर मीन्स प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, दोनों में से कोई भी हाई कोर्ट में दरखास्त दिएगा कि ये 6 माह से ज्यादा टाइम हो गया है, लिहाजा ये जज को चाहिए कि ये फैसला है इसके अंदर करे, फिर आप दरखास्त दे सकते हैं। लफ्ज आइदर पार्टी है सेक्शन 12A में जो है, तो वो ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन देगी कि पूछेगी बकायदा मिसर तलब करके कि आपने क्यों डिले किस वजह से हुआ है, प्लेंट्री की तरफ से हुआ है, डिफेंडर की तरफ से हुआ है, किस वजह से हुआ है। जबकि स्टैट्यूट में लिखा है कि 6 माह, तो वो उसको डायरेक्शन दे देगी। ये है हमारा फैसले तक। उसके बाद फैसला आ गया, उसके बाद आ जाती है इजरा, इन्फोर्समेंट ऑफ डिग्री, जिसको हम कहते हैं, उसको डील करता है सेक्शन 13। सेक्शन 13 में आपको मैं यंग वकला को बता दूं कि ये जो कंसेप्ट है ना इजरा का, सिविल में तो है, सिविल में सेक्शन 48 डील करता है सीपीसी का कि कितनी मियाद होनी चाहिए। सेक्शन 48 सीपीसी में लिखा हुआ है। जो लेटेस्ट इसमें रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की आई है वो है कि लिमिटेशन फैमिली कोर्ट में डज नॉट रन। फैमिली कोर्ट में कोई नहीं, पहले था कि 3 साल 6 साल, पहली एग्जीक्यूशन सिविल में ये है कि पहले 3 साल तक कर रहे हैं, अगर वो किसी वजह से ना प्रोसिक्यूशन फिर 6 साल है, 6 साल के बाद नहीं। सेक्शन 40 है वो सिविल में है। इसमें जो इजरा है वो लेटेस्ट अमेंडमेंट के बाद जो है ना उन्होंने कह दिया कि इसमें जो है ना फैमिली में इजरा की कोई टाइम पीरियड मैच नहीं है। ये नोट फरमा रहे हैं 2024 CLC 979 यंग वकला, 2024 CLC लाहौर 979, उन्होंने कहा कि फैमिली में लिमिटेशन हम नहीं करते। इसके बाद आता है सेक्शन 14। सेक्शन 14 डील करता है अपील के बारे में। फैसला हो गया, अगेंस्ट हुआ, हक में हुआ, उसके बाद आपने आना है ASG की कोर्ट में, एडिशनल सेशन कोर्ट में अपील करने के लिए, जो भी अग्रीड पार्टी है। अपील जो है वो एक तो जो डेजिग्नेशन ऑफ मैरिज है खुला, इसके खिलाफ अपील नहीं होती। दूसरा जो उन्होंने दिया हुआ ना एक सेक्शन है मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का, उसका क्लास D एटम नंबर 8 है 1939 की, उसमें ना ग्राउंड बताई हुई है। इससे पहले मैं आपका एक मिसकंसेप्शन जो हमारे दोस्तों में पाया जाता है वो मैं दूर कर दूं। जब अक्सर दोस्त हमारे इधर सीनियर भी माजर के साथ जब दावा करते हैं तनसीखे निकाह का, डेजिग्नेशन ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ सो एंड सो, ये गलत है, ये खुला नहीं है।
खुला में सिर्फ खुला है। जब आपने डेफिनेशन ऑफ मैरिज को करना है ना, तो उसमें ग्राउंड है 1939 के तहत, उसमें 9-10 ग्राउंड है कि 4 माह से बंदा नहीं आया, खावन नामलूम है, बंदे को सजा हो गया 7 साल। वो 1939 जो एक्ट है ना, डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, उसमें ग्राउंड 10 शराइ लिखी हुई है। जो मर्द है वो ना मर्द है, उसको साबित करना पड़ेगा ये ना मर्द है। उसमें अगर जो भी हमारे दोस्त साथ लिखते हैं ना अक्सर दावे में कि दावा तंसीख निकाह, डेफिनेशन ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड सच एंड सच ग्राउंड, ये गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आपने ऐसा लिख दिया है खुला लेने के वक्त, आपकी विजडम खुलेगी है, तो फिर कोर्ट बोर्ड है एविडेंस रिकॉर्ड होगी आपकी, ये आपको मैं बता दूं। सिंपल खुला, किस पेज पे मैं नहीं रहा था चीज के साथ, औरत कह देती है आई डोंट वांट टू स्पेंड माय लाइफ विद माय हस्बैंड, सिंपल, कोई लोड नहीं, कोई कानून। जब आपने ये लफ्ज लिख दिया ना दावा तंसीख निकाह, ये नहीं है, फिर आपको साबित करना पड़ेगा कानून ये है। तो हमारे सारे सारे दोस्त जो है या जूनियर जो है, मैं अक्सर देखता हूँ लिख देते हैं दावा तंसीख निकाह फला, ये गलत है, सिंपल खुला है। जब आपने वर बनाए कर लिया खुला, अगर ग्राउंड किसी पे आ गया ना, तशद्दुद का नाम, मुझे इससे नफरत हो गई है, वो तो लिख देती है, या मुझे इस ग्राउंड पे, फिर आपको साबित करना पड़ेगा, फिर आप खुला नहीं है। खुला इसका कंसेप्ट क्या है कि जो ही खुला में आना आपने, इसमें इशू नहीं लगना, इसमें कोई एविडेंस नहीं, सेम उसी वक्त कह दिया रिकंसिलिएशन सेक्शन 10 का मैंने वाला दिया, सब वो गलत है। कोई वो जज साहब से मैंने किया था, तले साहब इधर है, तले साहब से मैंने इसी चीज के बारे में किया था। इंस्पेक्टर साहब ने केस किया था विधि सेंटर पिछले माह, नूरकोट का केस था, मैं डिफेंडर की तरफ था। इंस्पेक्टर साहब सीनियर माशाल्लाह, गलती मुझसे भी हो सकती, इंसान है, कोई भी इसमें परफेक्ट नहीं है। तो मैंने तले साहब को इसी चीज पे जो है एजिटेट किया था, टेस्ट किया था कि साहब उन्होंने कहा मैं आई एम एग्री विद यू ना साहब, ये सही है, लेकिन चलता है गलत है, प्रैक्टिस गलत है ना, इसलिए आपको बताइए गलत है। हाँ वो गलत है। हाँ, अब मैं क्वेश्चन एंड पे करता हूँ, मैं चोरी साहब बैठे हैं, मैं एंड पे नहीं कर रहा हूँ। अब जो अपील का एक कंसेप्ट है फैमिली में एक अपील का कंसेप्ट है कि अगर नीचे से फाइटिंग मेरे खिलाफ आ गई है, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट सेशन की कोर्ट में गए हैं, उधर भी फाइटिंग खिलाफ आ गई है, तो अक्सर दोस्तों के बारे में कंसेप्ट है कि फिर अपील लाई करेगी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील आई, ये कानून इधर खामोश है फैमिली, हाई कोर्ट में फिर रिट है, उसका स्कोप बहुत लिमिटेड है। हाई कोर्ट में फैमिली कोर्ट के खिलाफ अपील नहीं है। एक तो ये यंग जूनियर अपने ज़हन नशीन कर ले कि ये बनाया था, इसकी विजडम थी मुस्लिम वेस्ट फैमिली लॉ एक्ट की कि इसको स्पीडी इसका ट्रायल करके 6 माह के अंदर जो भी अराइजिंग डिस्प्यूट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ उसको खत्म किया जाए, इसकी विजडम बेसिकली ये थी। तो अपील के खिलाफ जो है ना वो हाई कोर्ट में अपील नहीं है, उसके खिलाफ रिट है। और यहाँ पर जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट में इसने व्यू दिया ना, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है मेरे यंग उकरा कंकरेंट फाइंडिंग। कंकरेंट फाइंडिंग का कंसेप्ट क्या है, उसकी विजडम क्या है, नीचे से भी मेरे खिलाफ आ गया, ऊपर से भी खिलाफ आ गया, फिर ऊपर जाना, उसकी स्कोप सिविल में भी कम है और फैमिली में तो वैसे ही है ही नहीं, कंकरेंट फाइंडिंग का कंसेप्ट। अब मैं वाइंड अप करते हुए जो सेक्शन 17 है, सेक्शन 17 वेस्ट जो पाकिस्तान फैमिली लॉज का जो है, ये कहता है सेक्शन 17 कि KUS और CPC जो है ना वो इस पे अप्लाई नहीं होती। इसकी विजडम यही थी कि एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन आएगी, लीगल ऑन होगा। सेक्शन 17 डील करता है कि CPC और कानून शहादत इस पे एप्लीकेबल नहीं है। और दूसरा एक मिसकंसेप्शन है कि हम फैमिली लॉज में भी दरखास्त दे देते हैं ओथ की कि हर फैसला करेंगे, 163 की दे देते हैं KUSO की कि हल पे फैसला करेगी इसके पास मान जैसे है नहीं है। फैमिली लॉ में KUSO और CPC अप्लाई नहीं होती सेक्शन 17। हाँ, ओथ एक्ट है 1873 का, ओथ एक्ट का जो सेक्शन है वो 8 और 11 जो है ना, ओथ एक्ट का सेक्शन 8 और 11 ये फैमिली के केसेस में जो ना अप्लाई होता है, कानूनी शहादत में अप्लाई होती है, उसके तहत आप देख सकते हैं दरखास्त। सेक्शन 8 तो 11 ये डील करता है ओथ को कि मैं ऑफर करता हूं, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है, वो एक्सेप्टेंस जरूरी है। अगर दोनों ऑफर एक्सेप्टेंस किया वो ओथ एक्ट के तहत करेंगे, 163 के तहत नहीं करेंगे। उसके बाद 17 सेक्शन
इसको मैं वाइंड अप करके तो उसके बाद क्वेश्चन लूंगा। एक चैप्टर हो रहा है बड़ा अहम है 17A। 17A की जो पंजाब अमेंडमेंट हुई 2015 के बाद कि लफ्ज है इन सूट फॉर मेंटेनेंस द फैमिली शेल, लफ्ज पहले था मे 15 से पहले, अब आ गया लफ्ज शेल ऑन द डेट ऑफ द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट। जो ही मुद्दा पेश हुआ है उसी वक्त फिक्स interim monthly maintenance for wife or a child if the defendant failed to pay the maintenance by the 14 days of each month। तो क्या होगा, कोर्ट shall degree the suit for maintenance and right of defense stand struck off। पूरी फैमिली एक्ट में दो जगहों पे जो है डिफेंस जो है ना वो स्टैंड स्टक ऑफ का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है स्टैट्यूट में। एक हमने उधर पढ़ा था रिटन स्टेटमेंट में, अभी पढ़ा है जब सेक्शन 9 का मैंने आपको हवाला दिया था कि जब मुद्दा पेश होगा तो रिटन स्टेटमेंट देगा, कोर्ट 15 दिन से ज्यादा रेटिंग डालेगी। अगर वो पेश होने के बाद फिर भी नहीं देता तो उधर मैंने लफ्ज पढ़ा था स्ट्राइक कर देगी उसका डिफेंस। उसके बाद पूरी फैमिली में ये 17A में लफ्ज लिखा हुआ है तो उसका जो डिफेंस है वो स्ट्राइक ऑफ कर देगी। अगर वो हर महीने की 14 तारीख, लफ्ज स्टैट्यूट में लिखा है 14 डे ऑफ ईच मंथ, उसमें वो खर्चा पे करेगा। उसके बाद इसका जो सब सेक्शन 2 है ये बड़ा अहम है। हम पे करते हैं कि मुझे और मेरे बच्चों को माहाना 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20 एंड 100 इतना खर्चा करवाया जाए। कोई इसकी भी पाबंद नहीं है, आपकी प्रेयर की भी। कोर्ट खुद से भी इजाफा कर सकती है। किसी दोस्त को ये पहले इसके बारे में कंसेप्ट था, कोर्ट खुद भी कर सकती है। ये बेसिक में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 17A का सब सेक्शन 2A क्या कहता है, फिक्स द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस हायर ज्यादा देन द अमाउंट पेड फॉर इन द प्लेंट। उसके अलावा जायज भी कर सकती है, जरूरी नहीं है कि आपने जो पेड़ किया उसके मुताबिक है। कोर्ट ने सारी एविडेंस को देखना है, सर्टेन करेगी, सब कुछ देखेगी, वो खुद से ज्यादा भी कर सकती है। उसके बाद सब सेक्शन 3 जो है 17 का, ये बड़ा अहम है। ये कहता है कि हम जो आते हैं, हम स्टार्टिंग में आई थी जब हम नए आए थे कि कोर्ट ने खर्चा डाल दिया 6,000 लेट्स सपोज पर मंथ, तो उसके साथ इजाफा नहीं बताया कि कितना % होगा। कंसेप्शन इस तरह से क्लियर है। उन्होंने अगर कोर्ट ने इसके बारे में अपनी जजमेंट में नहीं भी लिखा कि सालाना इजाफा कितने % होगा, ये नहीं है स्टैट्यूट में फैमिली में कि 10 ही होगा, कोर्ट 15 भी कर सकती है, 20 भी कर सकती है। स्टैट्यूट 17(3) ये कहता है वो ऑटोमेटिकली डीम 10%। अगर जजमेंट में नहीं ना लिखा फैमिली कोर्ट में कि सालाना इजाफा कितना होगा तो उसमें दरखास्त नहीं, किसी जरूरत नहीं, उसमें कानून वाज स्टैट्यूट में लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली 10% सफर होगा, ज्यादा हो गया। ये था हमारा फैमिली। अब जो सेक्शन 19 है वो कोर्ट फीस के बारे में डील करता है। यंग बुकरा को पता सारा जो 15 रुपए का कोर्ट फीस लगता है वो सेक्शन 19 को डील करता है। अपील में से यही है 15 रुपए का। अब सेक्शन 20 है कि फैमिली कोर्ट एक्सरसाइज द पावर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसमें पार्ट 2 में जो है ना शेड्यूल में फैसले लिए गए हैं माइनर पीटी किस्म के 342 है, 342, 343, 337A1, 337F1। ये फैमिली जज उसको भी ट्राई कर सकता है, उसका भी कॉन्फिडेंस ले सकता है और तो कंप्लेंट कर दिया, उसमें फैमिली कोर्ट इख्तियार दे दिया है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का सेक्शन 10 के हवाले से। अब जो सेक्शन 5 है जुरिसडिक्शन, उसमें उन्होंने वजाहत दे दी हुई है कि कौन कौन से दावे जो है ना ये एंटरटेन कर सकते हैं। पहले था कि बेगम ने तलाई जेवरात करना है, खामद का रही है, तो ये जुरिसडिक्शन का डिस्प्यूट चलता रहा तकरीबन 2014 तक। 2015 में उन्होंने सेटल कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट में भी चलता था, जजमेंट आती थी, हाई कोर्ट में भी आती थी। अब उन्होंने सेटल कर दिया। उसमें सेक्शन 5 का जो शेड्यूल है ना पार्ट 1, उसमें पहला लिखा हुआ उन्होंने मेंटेनेंस का, दूसरा लिखा हुआ है डावर का, तीसरा लिखा हुआ है ड्राफ्ट आर्टिकल्स का, जैक्टेशन का लिखा हुआ है, उसके बाद कंजुगल राइट्स का लिखा हुआ है। ये सारी तफसील उन्होंने 10 लिखा हुआ है। जो एंड में 9-10 है ना सेक्शन 5 को जो पार्ट 1 में उन्होंने एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू वाइफ एंड सन,
इसका मेरा मतलब, जोर देने का मतलब है कि जो राइजिंग आउट हो रही है पर्सनल प्रॉपर्टी आ गई है बीवी की या उसके बंदे की, बेटे की सॉरी, वो फैमिली कोर्ट डील करेगी। अगर बंदे ने कोई दावा करना है तो वो फैमिली कोर्ट नहीं डील करेगी, वो सिविल में जाएगा। मेरी बात समझ आ गई है कि मेरा सिविल लेके भाग गई है, ये आता है मिसकंसेप्शन आ गई कि ये कहाँ चले, इस कोर्ट में चले, इसमें कोर्ट में फैमिली नहीं है। औरत कर सकती है क्योंकि पार्ट 1 सेक्शन 5 का शेड्यूल में दे दिया है कि पर्सनल प्रॉपर्टी, उसमें अगर खामद नहीं जाना है तो जेवर तलाई में वो सिविल कोर्ट में जाएगा, उसमें क्या कोर्ट फीस में लगेगी। उसके बाद प्रोविजन है जो डील करती है पंजाब एमेंडमेंट में लेटेस्ट, जो इसमें थोड़ी सी मैं बता दूं कि अंटायरम ऑर्डर के बारे में, ठीक है। फैमिली कोर्ट में दावा चाह रहा है किसी चीज का भी, खर्चे का, नानुस्खे का, समाजिक का, क्या फैमिली कोर्ट के पास पावर है कि वो जो है अंटायरम ग्रांट कर सकती है? यस, फैमिली कोर्ट हैज पावर एंड जुरिसडिक्शन। ओके, उसमें एक ये है अंटायरम ऑर्डर पेंडिंग सूट, इसकी विजडम मैं आपको समझा देता हूँ, शॉर्ट करता हूँ। ये कहता है कि दावा किया मदैया ने समान जेज का, किसी जायदाद का, खर्चे का, और उससे पता है कि ये मुद्दल है कि पास फला जायदाद है और कभी इम्कान है एप्रीहेंशन यूजू है, इम्कान है, खर्चा है कि ये डिग्री होने के बाद भाग जाएगा, तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन साथ लगा सकते हैं ड्यूरिंग प्रोसीडिंग। इसको डील करता है सेक्शन 21A, अंटायरम ग्रांट करेगी कोर्ट। अब मैं वाइंड अप करता हूं, ये मुद्दा है पेश नहीं हुआ 30 दिन के अंदर, मुद्दई पेश नहीं हुआ। पूरे फैमिली एक्ट 1964 में कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखी कि अगर मुद्दा है या प्लीडर उसका वकील पेश नहीं होता हियरिंग डेट पे तो क्या होगा, दावा अदम पैरवी खारिज हो जाएगा। फैमिली एक्ट में कोई भी इसका नहीं है। हम क्या करते हैं जी, वो सिविल किया जी, सिविल के तहत नहीं, सिविल में इसमें लिखा हुआ है, फैमिली रूल्स में लिखा हुआ है, फैमिली रूल्स में लिखा हुआ है, रूल्स 12 1965 के रूल्स 12 में लिखा हुआ है कि अगर प्लेंटिफ या प्लीडर मिस्टेकली अपीयर नहीं होते तो कोर्ट डिसमिस जो है सूट कर देगी। एक्ट में नहीं है, रूल्स में लिखा हुआ है। जैसे आपको मैं सेक्शन 7 और विद रेड रूल 4 का था ना, वो पढ़ेंगे तो फिर आप दावा दायर कर सकते हैं, सिंपल सेक्शन 7 के तहत नहीं कर सकते। 12 रूल्स ये कहता है कि अगर अदम पैरवी दावा खारिज हो गया तो 12(2) के तहत आप महीने के अंदर अंदर दरख्वास्त दे सकते हैं। उसके बाद एक्स पार्टी डिग्री, ये भी मिसकंसेप्शन थी, 9(13) CPC में है, सिविल में है कि 9(13) ऑर्डर 9(13) के तहत सेट डिसाइड किया जाए। फैमिली में क्या है, फैमिली एक्ट 1964 में तो कोई चीज नहीं है, ये भी रूल में प्रोवाइड किया गया है। इसको रूल डील करता है 13। अगर आपके खिलाफ एक्स पार्टी डिग्री या एक्स पार्टी हो गया तो आपने एडिशन में जा सकते, अपील नहीं करेंगे, आप उसी कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में रूल 13 फैमिली वेस्ट पाकिस्तान 1965 के सेक्शन 13 के तहत जाएंगे। 1964 में भी है और सेक्शन 9 रूल 6 वो तो है कि अगर पेश नहीं सोशल में वो है घोषी साहब के अगर पेश हुए हैं, लेट हो गया तो उसके ये जो है ना अदम प्यार, हाँ वो है उसमें, लेकिन रूल भी वो अच्छा बात कर लो। अब मैं वाइंड अप करता हूँ, सबसे अहम जो है ना लास्ट, ये रूल 22 है कि हम अपील करते हैं। अपील की थले ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपर अपील की, तो अगर डिले हो गया महीने के आगे, 1 दिन की भी डिले हो गई है तो हमारा कंसेप्ट क्या है, क्या करेंगे हम? कंट्रोलेशन डे की दरखास्त देंगे, किस सेक्शन में? लिमिटेशन एक्ट के तहत देंगे? नॉट एट ऑल, लिमिटेशन डज नॉट रन, लिमिटेशन थोड़ी रन करती है, वो अप्लाई नहीं होगा। हमारे दोस्त क्या करते हैं कि लिमिटेशन के तहत दरखास्त देंगे सेक्शन 5 से, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है, वो तो लिमिटेशन एक्ट है ही नहीं है फैमिली में। जब अपील 1 दिन भी आपकी एक्स्ट्रा होगी है ना, तो इसको डील करेगा रूल 22 1965 का। आपने दरखास्त देनी है रूल 22 के तहत कंट्रोल कराने के लिए, लिमिटेशन एक्ट के तहत नहीं देनी। ये सब दोस्त जो है वो करते हैं लिमिटेशन एक्ट कंट्रोल की, नहीं, ये गलत प्रैक्टिस है। कानून कहते हैं ऑर्डर 22 के तहत जाना है, उसमें ईच एंड एवरी डे की आपने एक्सपील करनी है। ये था मेरा फैमिली एक्ट पे जो है ना मैंने मुझसे कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों को मैंने कोशिश की है कि उसकी विजडम समझाऊँ और सेक्शन जो डील करते हैं प्रोसेस क्या है। इसके बाद जो लेटेस्ट 2-3 मैं साइटेशन दूंगा जो कि नहीं है, जो मिसकंसेप्शन है। हमारे इधर सब दोस्तों का कंसेप्ट है कि औरत दावा करती है समान दहेज का, क्या खामद कर सकता है?
खामद भी कर सकता दोस्तों। ये केस चला था 2022 में। जस्टिस गुलशन साहब ट्राई कोर्ट में दावा कर दिया मुद्दालया ने दावा किया कि मेरा सामान जो है बेगम का वो वापस जो है ना वो दिया जाए। तो सिविल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट ने दावा खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि खामद का शानगुल उन्होंने रिट पिटीशन जो है ना वो है टाइटल नोट कर लें टाइटल बाद में कर लेना। उजैर वर्सेस फैमिली कोर्ट ये टाइटल है। रिट पिटीशन नंबर है 46,842/22 ये रिट पिटीशन है। ठीक है। उसके बाद हमारा एक सामान जी मुद्दा ने दावा कर दिया कि ये मेरा सामान बीवी का पड़ा हुआ है तो ये आके वापस ले ले उठा ले। हमारा ये कंसेप्ट है कि नहीं औरत ही कर सकता मुद्दा भी कर सकता खामद भी कर सकता है। उसके बाद 46,842/22 रिट पिटीशन नंबर। हाँ अब एक चीज और है, अगर निकाह नामे में कोई चीज मेंशन नहीं है कि ये प्रॉम्प्ट डाइवर है या डेफर्ड डाइवर है, हमें कैसे पता चलेगा? अब टाइम की शॉर्ट है, मेरे फादर जो है सर्टिफिकेट कर रहे हैं, जिमनाज से पता चलेगा, जिमनाज से पता नहीं चलेगा। इसमें कानून ने कह दिया है कि अगर कोई सुकन ऐसा हो कि निकाह नामे पे लिखा हुआ है नाम ऐसे नहीं है कि प्रॉम्प्ट का डेफर है, उसको प्रॉम्प्ट ही कंसीडर किया जाएगा। इसमें लेटेस्ट साइटेशन नोट कर ले PLD 2025 सुप्रीम कोर्ट 262। अगर निकाह नामे पे नहीं लिखा कि ये प्रॉम्प्ट का डेफर है, PLD 2025 सुप्रीम कोर्ट 262। ये था फैमिली पे। थैंक यू सो मच, मुझे सुनने का कोशिश किया कि बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच।